हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन और संचार यानी ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो कवर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परिवहन के बारे में, परिवहन जाल के बारे में, परिवहन की विधा यानी परिवहन के प्रकार यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, सड़क परिवहन क्या होता है यानी रोड ट्रांसपोर्ट, परिवहन में क्रांति कैसे आई यानी रेवोल्यूशन कैसे आया, बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। सड़क क्या होता है और सड़क का जो महामार्ग होता है, सबसे बड़ा महामार्ग यानी हाईवे कहाँ कितना परसेंटेज में पूरा विश्व में फैला हुआ, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और सड़क जो सीमावर्ती सड़क होती है यानी बॉर्डर रोड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रेल मार्ग के बारे में पढ़ा था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट वीडियो में। तो आज का जो सेकंड वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग, ठीक है। यानी महाद्वीप में प्रमुख रेल मार्ग कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज पाया जाता है, कहाँ कितना परसेंटेज रेल मार्ग फैला हुआ, उसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में आपका चैप्टर इंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का 4 पॉइंट छुटा हुआ था, तो 4 पॉइंट हम लोग यानी कवर कर लेते हैं। इससे पहले देखिए, दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रांतों में सघन है। यानी 2 प्रांत कौन कौन सा है? अर्जेंटीना के प्रपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये जो 2 प्रांत है, 2 जो प्रांत है यानी 2 राज्य, ये दोनों प्रदेश में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्ग का टोटल 40% यानी टोटल रेल मार्ग का दक्षिण अमेरिका के 40% भाग इसी 2 प्रांत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली में यानी केवल चिली में महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाए जाते हैं। अगर आपको बात की जाए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाए जाते हैं, तो किस देश? चिली देश। आप चिली देश का नाम सुने होंगे। तो दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली देश में जो है, चिली में महत्वपूर्ण रेल मार्ग विकसित है या फिर महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाए जाते हैं, ठीक है। तो एशिया में चीन, भारत और जापान के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अगर एशिया की बात की जाए तो 3 ऐसा देश है, 3 ऐसा कंट्री है, चीन, जापान, भारत के जो घने जो बसे जो क्षेत्र हैं यानी सघन जो क्षेत्र हैं यानी डेंसिटी के माध्यम से यानी पॉपुलेशन के माध्यम से जो घने क्षेत्र हैं उसमें क्या पाया जाता है? रेल मार्गों का जो सघनतम जाल पाया जाता है, यानी रेल मार्ग क्या है? सघनतम पाया जाता है, ठीक है। तो ये किस बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? एशिया की बात की जा रही है और एशिया के अंतर्गत 3 देश की बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरा महाद्वीप यानी दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। यानी दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका यानी दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है। इसमें केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। इसमें से 18,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका में हीरे, सोने, तांबा खनन के क्रियाकलाप के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप बात की जाए कि टोटल जो है बड़ा जो महाद्वीप है यानी दूसरा बड़ा महाद्वीप अमेरिका में टोटल पाया जाता है 40,000 किलोमीटर और इसमें टोटल इसके 40,000 में से 18,000 किलोमीटर जो है लंबी रेल मार्ग कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है दक्षिण अफ्रीका में हीरे, सोने, तांबा खनन क्रियाकलाप के कारण पाया जाता है। अगर ये नहीं होता तो ये 18,000 रेल मार्ग यहाँ दक्षिण अफ्रीका में नहीं होता, ठीक है। यही बात आपको बताई जा रही है। तो चलिए, मेन टॉपिक आपका आज का जो सेकंड वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग। तो एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे बेंगुएला रेल मार्ग यानी बेंगुएला रेल मार्ग जो है यानी रेल मार्ग ये है अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि बेंगुएला रेल मार्ग जो ये कहाँ से कहाँ जाती है? अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाती है। दूसरा जो है तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया नाम सुने होंगे। तो ये जो है ये जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाती है। कहाँ जाती है? जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाती है। ये कौन रेल मार्ग? तंजानिया रेल मार्ग, ठीक है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये रेल मार्ग कैसा होता है? ये रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से होकर या फिर पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोर जोड़ते हैं यानी दोनों छोरों को जोड़ते हैं। ये रेल मार्ग जो है ये रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से जुड़ते हुए यानी फिर पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोर क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये क्या होता है कि रूस का ये रेल मार्ग, ये कहाँ का है? पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस का ये रेल मार्ग यानी रूस का है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान होता हुआ जाता है, ठीक है। ये नहीं रेल मार्ग कहाँ से कहाँ घूमता है वो चीज आपको यहाँ नक्शा के जरिए यानी एक तरह से जगह के जरिए हमको बताया जा रहा है, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथा दुनिया का सर्वाधिक लंबा दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत प्रायद्वीपीय मार्ग है, ये प्रायद्वीपीय रेल मार्ग है, ठीक है। ये जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है ये क्या है? एशिया के बारे में बात की जा रही है। एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण तथा दुनिया का सर्वाधिक लंबा यानी 93 यानी कितना है? 9,322 किलोमीटर दोहरे
पथ वाला विद्युतीकृत प्रायद्वीपीय पर महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन? पार साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग और बेंगुएला रेल मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ा था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। ठीक है, तो ये जो है ये कनाडा का, यहाँ कैनेडियन लगा हुआ है तो पार कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ का होगा? कनाडा का होगा। तो ये कनाडा की 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग तथा कैलगरी से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में ईस्वी में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है इसका निर्माण कब हुआ था? 1886 में। अगर आपको पूछा जाए इसकी लंबाई तो 7500 और इसका संधि किस संधि के मतलब एक संधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इस संधि के अंतर्गत ये रखा गया था कि पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य थे, जिसके कारण इसको बनाया गया था। ठीक है, यह कनाडा की आर्थिक धमनी है। अगर आपको बात की जाए आर्थिक धमनी का मतलब होता है ऐसा धमनी, यानी एक तरह से यह आर्थिक महत्व के रूप में या फिर आर्थिक दृष्टि से यह भी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है कनाडा के, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है पार कैनेडियन रेल मार्गों को। ठीक है, पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है कि संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग, यह अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, इवांस, ओधमा, सैक्रामेंटो तथा ओगडन से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलता है। इस रेल मार्ग द्वारा मूल्यवान निर्यात अयस्क कागज, रसायन, अनाज तथा मशीनरी की जाती है। यानी इस रेल मार्ग के द्वारा क्या किया जाता है? जिस चीज का निर्यात किया जाता है वो क्या होता है? मूल्यवान होता है, कीमती होता है। जैसे कि अयस्क कागज, रसायन, अनाज तथा मशीनरी का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। किसके माध्यम से? संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग के माध्यम से। आगे हमको बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का तो आप समझते हैं, यानी ये महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ती है, यानी तो महाद्वीप के दोनों छोर को जोड़ती है, तो उसी को कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से शुरू होकर ब्रोकन हिल, कलगुरली तथा पोर्ट अगस्ता से होते हुए सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। ठीक है, यानी आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है कहाँ से कहाँ, कौन सा जगह से कौन सा जगह जाती है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। आगे हम पढ़ेंगे ओरिएंटस एक्सप्रेस, यानी ओरिएंट एक्सप्रेस। ये रेल लाइन जो है ये भी क्या है? एक्सप्रेस जो है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये भी एक क्या है? रेल मार्ग है, रेल लाइन है। ये रेल लाइन पेरिस से बुडापेस्ट, वियना, म्यूनिख, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाती है। इसके द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाली समुद्री यात्रा का काल समुद्री मार्ग से लगने वाले समय 10 दिनों की तुलना में केवल जो है 2 दिन रह गया है। ठीक है, यानी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है इसका निर्माण होने से क्या हुआ कि ये जो है एक तरह से कहां से कहां, किसका? इसके द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक जाने, यानी लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाले समुद्री यात्रा काल में समुद्री मार्ग से लगने वाला जो समय 10 दिन का था। अगर लंदन से इस्तांबुल अगर जाना होता था तो समुद्र के माध्यम से जाता था जिसमें 10 दिन लगता था, लेकिन यह ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के माध्यम से केवल 2 दिन लगता है। ठीक है, वही आपको यहाँ बताया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। ठीक है, आपका रेल परिवहन, आपका रेल मार्ग यहाँ से इंड होता है। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। तो महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सही बात है, महासागर जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें अलग अलग आकार के जहाज चल सकते हैं। इसमें इसके दोनों छोर, यानी दोनों छोर जो होते हैं, दोनों छोर पर पत्तन सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह परिवहन बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है, यानी जल परिवहन जो होता है बहुत ही सस्ता पड़ता है। क्या कारण है? क्योंकि जल का जो घर्षण होता है, जल का घर्षण स्थल की तुलना में बहुत कम होता है। यानी स्थल यानी घर्षण तो आप समझते हैं, यानी घर्षण बल यानी 2 सतहों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसको कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल अगर जो खुरदरी क्षेत्र होते हैं, जो ये जो होते हैं, जो जमीन होते हैं, जो सड़क होते हैं, घर्षण बल ज्यादा होता है। और घर्षण बल ज्यादा होगा तो गाड़ी को चलने में, यानी गाड़ी का जो चक्का चलने में होता है उसको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। जब ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा, तो ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा तो ज्यादा पैसा खर्चा होगा, जिसके कारण ये जो स्थल परिवहन है ज्यादा क्या होते हैं? महंगा होते हैं। और जल परिवहन क्या होता है कि जल परिवहन आगे क्या रहता है? पानी रहता है। तो पानी में चक्का मतलब जो होता है या फिर जो भी ये जो होते हैं नाव के जो भी पानी जहाज के जो भी सतह होते हैं वो ज्यादा फिसल जाता है। यानी हल्का सा बल लगाएगा, हल्का सा इंजन हल्का सा धक्का मारेगा तो हल्का पूरा तरह से फिसल जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चले जाता है। यानी वहां एक जगह से दूसरी जगह गमन करने में जहाज को कम ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी का जो घर्षण बल होता है ऊपर में उसका घर्षण बल कम होता
होता है, वही आपको बताया जा रहा है। क्योंकि जल का घर्षण स्थल की तुलना में बहुत कम होता है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों तथा आंतरिक मार्गों में बांटा गया है। देखिए, जल परिवहन जो समुद्री मार्ग हो गया और आंतरिक मार्ग दो कैटेगरी में बांटा गया, दोनों कैटेगरी में वो पढ़ेंगे। तो एक तरह से जल परिवहन क्यों सस्ता होता है, ये कारण, ये लाइन आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना, ये लाइन आपको याद रखना, ठीक है। तो जहां अगर घर्षण बल कम लगेगा तो वहां घर्षण बल कम लगेगा तो इंजन को कम धक्का लगाना पड़ेगा, तो इंजन को कम धक्का लगाना पड़ेगा तो पेट्रोल कम जलेगा, पेट्रोल कम जलेगा तो कम पैसा खर्चा पड़ेगा, कम पैसा खर्चा पड़ेगा तो वो सस्ता हो जाएगा। तो वही चीज होता है जल परिवहन में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे समुद्री मार्ग के बारे में। तो समुद्री मार्ग महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले एक महासागर प्रस्तुत करता है, जिसकी रख रखाव में कोई खर्च नहीं होती है। आधुनिक मालवाहक पोत, रडार तथा यात्री जहाज, बेतार के तार वो अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेश पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर पूर्वी यूएसए को मिलाता है। यानी पश्चिमी यूरोप हो गया, उसके बाद उत्तर पूर्वी यूएसए को मिलाता है कौन, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे हमको बताया जा रहा है कि दुनिया का 25% विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे वृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। ये जो है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है, इसमें से इसके द्वारा क्या होता है कि दुनिया का लगभग 25%, लगभग 1/4 जो व्यापार होता है, यानी 1/4 जो परसेंटेज, 1/4 पार्ट जो व्यापार होता है, यानी 1/4 भाग जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार दुनिया का, इसी मार्ग के माध्यम से संपन्न होती है। कौन मार्ग, यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, वृहद ट्रक मार्ग नाम दिया गया है। अगर आपको यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, कि वृहद ट्रक मार्ग किसको कहते हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। वहां आपको बहुत सारा समुद्री मार्ग दे देगा, उत्तम आशांतरिक समुद्री मार्ग दे देगा, या फिर भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग दे देगा, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है भूमध्य सागर या फिर भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। देखिए नाम जो है बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन फिर भी हम लोग एक तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। यह मार्ग प्राचीन दुनिया के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है तथा किसी दूसरे मार्ग की तुलना में यह मार्ग अधिक देशों तथा लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। यानी किसी दूसरे मार्ग के कंपैरिजन में यह जो मार्ग है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ये तुलना में क्या करता है कि अधिक लोगों को, अधिक देशों को क्या करता है, अपना सेवाएं यानी सर्विसेज प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है उत्तम आशांतरिक समुद्री मार्ग, ठीक है। तो इसको आप उत्तम शांतरिक भी कह सकते हैं, यानी यहाँ अलग अलग लिखा हुआ। तो उत्तम आशांतरिक जो समुद्री मार्ग है, ये सुएज नहर के बनने से पूर्व यह मार्ग लिवरपूल तथा कोलंबो को जोड़ता था। यानी सुएज नहर जो बना है, इसके बनने से पहले ये जो मार्ग है उत्तम आशांतरिक समुद्री मार्ग, ये क्या है कि लिवरपूल तथा कोलंबो को जोड़ता था, जो सुएज नहर मार्ग से कितना है, 64 किलोमीटर लंबा था। कितना था, 64 किलोमीटर लंबा था। यह एक व्यापारिक मार्ग है जो अत्यधिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेश को पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी जो मार्ग है, यानी ये भी उत्तम आशांतरिक समुद्री मार्ग काफी व्यापारिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मार्ग है। ये भी आपको एक तरह से याद रखने की कोशिश करना है। आगे हमको बताया जा रहा है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में। तो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग ये जो है, ये विस्तृत उत्तरी प्रशांत समुद्री यानी उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है, जो होनोलुलु में मिलते हैं। क्या होते हैं, होनोलुलु जो है वहां जाकर के मिलते हैं, यानी उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह मार्ग वैंकूवर तथा योकोहामा को जोड़ता है तथा यात्री की दूरी को घटाकर आधा कर देता है। यह क्या करता है, ये जो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जो है, ये कौन सा जगह को, वैंकूवर तथा योकोहामा को आपस में जोड़ती है, और यात्री का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको क्या कर देता है, हाफ कर देता है, इन्हें आधा कर देता है, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। तो ये जो होता है अटलांटिक महासागर के पार, ये एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील से मिलाता है, ठीक है। यानी अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील से मिलाता है कौन, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिणी प्रशांत समुद्र के मार्ग के बारे में, ठीक है। आपका मार्ग यही इंडो होता है, यानी समुद्री मार्ग, यानी ये लास्ट है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में फैले हुए द्वीपों से मिला था। ठीक है, सिडनी तथा पनामा के मध्य तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन है। अगर आपको पूछा जाए कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में जो पत्तन है, प्रमुख पत्तन वो कौन सा है, तो होनोलुलु है। ठीक है, ये जो है सिडनी तथा पनामा के मध्य की तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। और एक तरह से ये होनोलुलु जो है इस पत्तन पर प्रमुख क्या है, पत्तन है, यानी इस होनोलुलु इस मार्ग पर क्या है, प्रमुख पत्तन है, यानी महत्वपूर्ण पत्तन है, पोर्ट है। ठीक है, तो आपका मार्ग यही इंड होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया सुएज नहर के बारे में, आपको पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, लेकिन रेल मार्ग के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर के बारे में बार बार पूछा गया। सुएज नहर आप जान के ही सुने होंगे, सुएज नहर का नाम भी सुने होंगे। ठीक है, यानी हाल ही में क्या हुआ था कि सुएज नहर में जाम लग गया था। सुएज नहर में जाम लगने के कारण बहुत सारे जो है सामान जो है एक तरह से वहां बाधित हो गए थे, यानी बहुत सारे जो मालवाहक जहाज थे वो रुक गए थे, जिसके कारण जो है एक तरह से दुनिया का बाजार में, यानी दुनिया का शेयर बाजार जो है उस पर इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि सुएज नहर कितना बड़ा योगदान देता है अभी के व्यापार में, अभी का बिजनेस में, वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो सुएज नहर इसका निर्माण जो हुआ था 1869 में, यानी 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद तथा दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज यानी सुएज पत्तन के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, ये देखिए सुएज नहर को जो जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। यहाँ तो आपका पहला पॉइंट बन जाता है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना, प्लस ये पॉइंट याद रखना कि ये कब बना था, ये निर्माण जो हुआ था 1869 में मिस्र में। कहाँ, ये सुएज नहर कहाँ है, मिस्र में, उत्तर में पोर्ट सईद तथा दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज, दोनों आपको याद रखना। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से उत्तर में जो क्या है, उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में क्या है, पोर्ट सुएज है, ये दोनों को जोड़ता है। और ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको किसी भी हाल में सुएज नहर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो सुएज नहर यूरोप में हिंद महासागर में एक नया प्रदेश मार्ग प्रदान करता है और लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशांतरिक मार्ग के बारे में जस्ट अभी आपको बताया गया तो की तुलना में कम करता है। ठीक है, सुएज नहर जल बंधकों से रहित, यानी जल रहित का मतलब क्या होता है, रहित का मतलब होता है नहीं। अगर आपके हाथ में अगर आपके हाथ में अगर कोई चीज है तो आप कहलाएंगे शहीद। अगर आपके हाथ में कोई चीज नहीं है तो आप अगर मान चलिए अगर आपके हाथ में अगर लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो या फिर आप क्या कहलाएंगे, मोबाइल शहीद कहलाएंगे। अगर आपके हाथ में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप क्या कहलाएंगे, तो लैपटॉप रहित कहलाएंगे। रहित का मतलब होता है के बिना। ठीक है, तो सुएज नहर जल बंधकों से रहित, यानी जल बंधक को तो फाटक वगैरह होता है, जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर है, जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसकी बनावट किससे किसको जोड़ती है वो तो आप समझ लिए। यहाँ आपका 3 पॉइंट आया था सुएज नहर के बारे में। यहाँ कौन सा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आया था और ये आया था कहां से कहां, मिस्र में है। और ये चौथा पॉइंट आपका आता है सुएज नहर जो है एक तरह से इसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है, 160 किलोमीटर, और इसको जो एक तरह से गहराई है 11 से 15 किलोमीटर, यानी 11 से 15 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। सुएज नहर को पार करने में जो जलयान को टाइम लगता है वो 11 से 12 घंटा का टाइम लगता है, ये भी चीज आपको याद रखना। और प्रतिदिन सुएज नहर से जो लगभग जहाज जो गुजरती है, यानी जलयान जो आवागमन होता है, यानी जो एक तरह से व्यापारी जहाज जो गुजरते हैं, टोटल कितने गुजरते हैं, 100, यानी इस प्रतिदिन इस नहर से लगभग 100 जलयान क्या होते हैं, आवागमन होते हैं, यानी एक तरह से सफर करते हैं। एक रेल मार्ग सुएज नहर के सहारे सुएज तक जाती है, यानी एक रेल मार्ग जो है वो सुएज नहर के सहारे ही कहाँ जाती है, सुएज तक जाती है। नील नदी से एक गांव में ताजा पानी की नहर भी सुएज नहर से इस्लामिया यानी इस्माइला में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद तथा सुएज नगरों को ताजा पानी की आपूर्ति कराती है। ठीक है, तो सुएज नहर के बारे में इतना सारा पॉइंट बताया गया आपको, तो इतना सारा पॉइंट में कम से कम 4 पॉइंट आपको यूनिक याद रखना है। तो सुएज नहर के बारे में बहुत सारा पॉइंट आता पूछा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना नहीं पूछा, लेकिन ये तो गारंटी है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पनामा नहर के बारे में, यानी जितने भी नहर है वो क्या है, काफी फेमस
फेमस है अपने आप में, ठीक है। तो पनामा नहर जो है यह नहर यूएसए द्वारा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर तथा कोलोन के बीच बनाया गया है, ठीक है। ये किसके माध्यम से बनाया गया? सबसे पहला जो पॉइंट यही बनता है कि यूएसए के द्वारा कौन सा नहर को बनाया गया? पनामा नहर को। या फिर पनामा नहर को किसके मदद से बनाया गया? तो यूएसए द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर तथा कोलोन के बीच बनाया गया है। कहां? पनामा नहर तथा कोलोन के बीच बनाया गया है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। यह देखिए आपका ये पॉइंट पहला काफी यूनिक पॉइंट है। यह नहर यानी पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और वो जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन? वो जो सुएज नहर। और ये कहां से किसको? यानी अटलांटिक महासागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। तो ये पनामा नगर और कोलोन के दोनों ही ओर से के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर बनाया गया है, जिसे मंडल का नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो नहर है ऐसे करके नहर गुजरा, तो इसके जो 8 किलोमीटर इधर क्षेत्र है और 8 किलोमीटर इधर क्षेत्र है, ये इसको खरीद करके यूएसए इसको खरीदा था, तब इस नहर को बनाया गया था। और इसका नाम जो दे दिया गया मंडल नाम दे दिया गया इसको। कौन सा नाम? मंडल इसको नाम दे दिया गया, यानी ये क्षेत्र को, दोनों ओर के क्षेत्र को, ठीक है। पनामा नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये जो है कितना? 72 किलोमीटर लंबी है। और सुएज नहर के बारे में 160 किलोमीटर आपको बताया गया लंबी। और पनामा नहर जो है यानी जो ये कितना है 172 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। यानी 12 किलोमीटर जो है यानी ज्यादा कटान होता है, ज्यादा मतलब वहां क्या कहते हैं मिट्टी जो है भूस्खलन होते हैं, एक तरह मिट्टी वहां एक तरह से पानी में मिल जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो 12 किलोमीटर क्या है कि गहरी कटान से युक्त है। टोटल लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इस नहर द्वारा समुद्री मार्ग में सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। देखिए यहां आपको बताया जाएगा कि सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। किस नहर के माध्यम से? किस नहर के बनने से? पनामा नहर के बनने से, ठीक है। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि पनामा नहर के बनने से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी जो कितना कम हो गई है? तो 13,000 किलोमीटर आपको आंसर देना, ठीक है। तो पनामा नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है। देखिए पनामा नहर भी काफी यूनिक है, लेकिन आर्थिक महत्व यानी आर्थिक महत्व का मतलब ये हुआ अगर सबसे ज्यादा अगर व्यापार होता है किस नहर के माध्यम से? वो होता है आपका सुएज नहर के माध्यम से, क्योंकि पनामा नहर जो है आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है। यानी पनामा नहर की जो है आर्थिक महत्व सुएज नहर की कंपैरिजन में कम है, यानी कम व्यापार होता है पनामा नहर में, ठीक है। पनामा नहर के माध्यम से पनामा नहर में 6 जल बंधक तंत्र है। देखिए सुएज नहर क्या था? सुएज नहर में आपका कोई जल बंधन नहीं था, रहित था। रहित के बारे में जस्ट अभी आपको मोबाइल लैपटॉप का एग्जाम्पल दिए कि सुएज नहर जो है वो क्या है? जल बंधक रहित है, यानी जल बंधक नहीं है। लेकिन पनामा नहर में कितने जल बंधक है? कितने फाटक है? 6 प्रबंधक है, यानी 6 जल बंधक तंत्र हैं। तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह यानी 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करती है, ठीक है। यानी ये जो फाटक है, यानी ये जो 6 फाटक है, इसको पार करना पड़ता है, इसको एंट्री करने से पहले, पनामा नहर में एंट्री करने से पहले, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि आंतरिक जलमार्ग नहर है, ठीक है। तो आंतरिक जलमार्ग नहर है, आंतरिक जलमार्ग रहेंगे यानी झीलें, नदियां तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही क्या है? महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यानी झील के माध्यम से भी पहले क्या होता था कि एक तरह से व्यापार होता था। आंतरिक जलमार्ग का विकास नहरों की चौड़ाई, गहराई, जल की प्रवाह, निरंतरता और परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आंतरिक जलमार्ग यानी नहर वगैरह हो गया, सब क्या है? आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं। राइन जलमार्ग, देखिए राइन जलमार्ग के बारे में आपको बताया जा रहा है। राइन जलमार्ग राइन नदी जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर बहती है। कहां नदी? यानी जो राइन नदी जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर बहती है, ये चीज आपको याद रखना। कहां से कहां? जर्मनी से नीदरलैंड। कौन सा नदी? राइन नदी बहती है। यह नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये राइन नदी जो है जर्मनी से नीदरलैंड तक जाती है, लेकिन ये नीदरलैंड में जो रोटरडम है, यहां से रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक, यानी रोटरडम से बेसल तक जो है टोटल 700 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, यहां से नौकायान कर सकता है। यानी इसकी लंबाई जो है यहां नौकायान योग्य है, मतलब इसमें नाव चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी नाव चलाने का एलिजिबल है, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। राइन जलमार्ग विश्व में अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, ठीक है। यहां आपका पॉइंट बन जाता है, राइन जलमार्ग जो विश्व में अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग
जलमार्ग है। हर साल 20,000 कितना हजार 20,000 से ज्यादा समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत ये वस्तुओं का आदान प्रदान इसी मार्ग के माध्यम से यानी इसी जलमार्ग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यह है आपका कौन सा मार्ग यानी आंतरिक जलमार्ग का आपको एग्जाम्पल दिया गया। राइन मार्ग यानी राइन जलमार्ग उसके अंतर्गत पढ़ाया गया। राइन जलमार्ग के अंतर्गत जितने भी पॉइंट है सारे आपको याद रखना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा काफी यूनिक पनामा नहर और सुएज नहर जो है इसके बारे में आपको दोनों चीज कम से कम याद रखना। ठीक है, तो कम से कम आपको कम से कम याद रखना है। और ये जो है ये जो हम लोग पढ़े थे समुद्री मार्ग, तो समुद्री मार्ग जो है 3-4 लगभग बहुत सारे समुद्री मार्ग के बारे में पढ़े, लेकिन इसमें कुछ ही मतलब आपको 2-4 याद रखना है। वहां आपको ऑप्शन में देगा कि समुद्री मार्ग 3-4 समुद्री मार्ग का ऑप्शन देगा कि किसी एक पर विश्लेषण दें या फिर किसी एक पर नोट लिखें या फिर किसी एक का विवरण दें। ठीक है, तो वहां आपको ऑप्शन चूज करके किसी एक के बारे में आपको लिखना है। जल परिवहन क्या होता है, ओरिएंट क्या होता है, ऑस्ट्रेलियाई पर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में पढ़े, संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग के बारे में पढ़े, और जो एक तरह से जो भी है इसमें पार कैनेडियन के बारे में, पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में पढ़े, पार साइबेरियन रेल मार्ग, उसके बाद होता है महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो था और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया और थर्ड वीडियो जो आएगा पूरा तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा बन जाएगा, हम लोग पूरा चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा एक तरह से। अगर थर्ड वीडियो जो आएगा उसमें कुछ ही थ्योरी बचा है, यानी 2-4 पेज उसमें बचा है, 2 या 3 पेज, तो उसमें से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर इंटर हो जाएगा। तो आगे हम लोग जो लाएंगे वीडियो लाएंगे जो एक तरह से चैप्टर कवर होने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जम करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की तैयारी आपको कहीं नहीं कराई जाती है, पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।